सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं वेक्टर्स सदिश। पिछली क्लास में आपने दो सदिशों के अदिश गुणनफल के बारे में पढ़ा और उसकी फिर प्रॉपर्टीज़ भी देखी, कुछ एग्जाम्पल भी कर लिए थे। अब उससे आगे बढ़ते हैं। दक्षिणावर्त व वामावर्त सदिश त्रिक, राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड वेक्टर ट्राइड्स। कोई आप एक स्क्रू लें और स्क्रू को एक निश्चित दिशा में घुमाएं, निश्चित तरह से घुमाएं, तब वो जिस डायरेक्शन में बढ़ता है उसकी बढ़ने की दिशा के आधार पर अपन दक्षिणावर्त और वामावर्त पेच का डिसाइड करते हैं। जैसे अपन ले लेते हैं, सपोज ओ पॉइंट से जाने वाले 3 वेक्टर ले लें या 2 वेक्टर लेते हैं। पहले एक कोई पॉइंट है ओ, ये ओरिजिन मान लेते हैं। इससे जाने वाले 2 वेक्टर ले लिए। एक वेक्टर तो कहाँ है, जो आपकी कॉपी हो उसके राइट साइड की डायरेक्शन है। जैसे ये बोर्ड है तो एक वेक्टर तो कहाँ है, इस एज की ओर है, ये जो कॉर्नर है, ये तो वेक्टर ए है। और एक वेक्टर ऊपर की डायरेक्शन में ले लिया, ये बी। दोबारा से ओ पॉइंट ले लिया है, ओ पॉइंट से जाने वाले 2 वेक्टर ले लिए। दोनों वेक्टर कोइनिशियल हैं और कोलिनियर नहीं है, एक ही डायरेक्शन में नहीं है। अब अपन एक पेच लें और उसको ए से बी की ओर रोटेट करें, ए से बी की ओर रोटेट करें और 180 डिग्री से कम ही रोटेट कर रहे हैं। तब जो पेच आपकी ओर आएगा, पाठक की ओर आएगा, तब वो पेच कहलाता है आपका दक्षिणावर्त पेच, राइट हैंडेड स्क्रू। दोबारा से एक सदिश किधर लिया आपने, जो आपकी कॉपी है, कॉपी के राइट साइड के जो किनारा है उसकी तरफ, और एक ऊपर की तरफ जो कॉपी का ऊपरी टॉप वाली किनारी है वो उधर। अब ए और बी 2 वेक्टर हो गए। अब ए से बी की ओर एक पेच घुमाएं अपन, ए से बी की ओर पेच को रोटेट करें और वो पेच किधर बढ़ रहा है, वो आपकी ओर बढ़ रहा है, पाठक की ओर बढ़ रहा है, यानी कि इस तरह से ये। तब अपने पास क्या कहलाएगा, ये ए बी सी तीनों मिलके अपन कहेंगे राइट हैंडेड सिस्टम बना रहे हैं, और जो स्क्रू है वो राइट हैंडेड स्क्रू कहलाता है। तो ये, और अगर उल्टी डायरेक्शन में जा रहा होगा तो अपन कहेंगे लेफ्ट हैंडेड है। यदि ए बी सी 3 वेक्टर तीनों मिलके एक राइट हैंडेड सिस्टम बनाते हैं, 3 सदिशों का दक्षिणावर्त त्रिक बनाते हैं, तो बी सी ए वो भी बनाएंगे, क्योंकि एक ही ऑर्डर में रहे। सी ए बी ये भी राइट हैंडेड सिस्टम बनाएंगे। हाँ, अगर इनका ऑर्डर चेंज कर दें, रिवर्स ऑर्डर में रोटेट कर देते तो पेच नीचे की ओर जाएगा। तो उसका मतलब क्या है, जैसे ये वेक्टर ले लें, एक वेक्टर ए, दोबारा से बता रहा हूँ, ये वेक्टर बी। अब अपन ए से बी की ओर रोटेट करें और सदिश सी कहाँ जा रहा है, मतलब पेच कहाँ बढ़ रहा है, नीचे की ओर। तो अब ये कैसा बनेगा, अब ये लेफ्ट हैंडेड सिस्टम कहलाएगा। तो इसको आप कह सकते हैं फिर ये ए सी बी, और फिर लिख सकते हैं आप ए सी बी लिख दिया, फिर लिख दें आप बी ए सी, ये लेफ्ट हैंडेड सिस्टम बनाएंगे, सी बी ए इस ऑर्डर में। यानी कि आप मोटा मोटा ये याद रखें कि ए बी सी अगर दक्षिणावर्त त्रिक बना रहे हैं सदस्यों का, तो बी सी ए भी वही त्रिक बनाएंगे, सी ए भी वही बनाएंगे। और ऑर्डर चेंज कर दिया, ए बी सी की जगह ए सी बी कर दिया, तो ये लेफ्ट हैंडेड सिस्टम में आ जाएंगे। तो ये तो दक्षिणावर्त और वामावर्त त्रिक की बात रही। इसको पढ़ने का पर्पज़ क्या है कि जो अपन सदिश गुणन पढ़ने वाले हैं अभी, तो सदिश गुणन में इसकी डायरेक्शन की बात इससे डिसाइड करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आता है 2 सदिशों का सदिश या वज्र गुणनफल। मान लिया ए और बी 2 वेक्टर हैं, तो दोनों वेक्टर का जो सदिश गुणाएं, सदिश को क्रॉस लगा कर नोट करते हैं, तो अपन कह सकते हैं सदिश गुणा या वज्र गुणा। उसको कैसे परिभाषित किया है, लिखते तो ए क्रॉस बी है, और ये बराबर होता है ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप के। अगेन सपोज ए एंड बी आर 2 वेक्टर्स, देन देयर वेक्टर प्रोडक्ट, और यू कैन से क्रॉस प्रोडक्ट, इज डिनोटेड बाई ए क्रॉस बी एंड इट इज गिवन बाई ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। स्मॉल ए क्या है, सदिश ए का मापांक, स्मॉल बी सदिश बी का मापांक, और थीटा दोनों के बीच में एंगल है। ये एंगल ए हो, ये सदिश ए हो गया, ये सदिश बी हो गया, और दोनों के बीच में एंगल ये थीटा है। थीटा निश्चित रूप से 0 और पाई के बीच में है, जैसा पहले लिया था अदिश वाले में,
उसी तरह से। अब एन कैप का है, एन कैप जैसे ए से बी की ओर रोटेट करेंगे तो जो दक्षिणावर्त पेच की डायरेक्शन में बढ़ेगा ये वेक्टर एन कैप हो गया, मतलब इसकी डायरेक्शन किधर है, एन कैप की ओर। और एन कैप की नहीं, एन कैप क्या है, ए और बी के तल के लंबवत है और डायरेक्शन कैसे दी जाती है, राइट हैंडेड स्क्रू रूल से, दक्षिणावर्त पेच के नियम से। तो दोबारा से दो सदिश दे रखे हैं ए और बी, दोनों के मध्य जो सदिश गुणन है या वज्र गुणन है कैसे नोट करते हैं, ए क्रॉस बी से नोट करते हैं। और किसके बराबर होता है ये, ए बी साइन थीटा एन कैप के बराबर होता है। और एन कैप क्या है, एन कैप ए और बी के तल के लंबवत दिशा में इकाई सदिश है, लंबवत दिशा में इकाई सदिश है जिसकी दिशा दक्षिणावर्त पेच के नियम से दी जाती है। दोबारा देख लें अपन, जैसे यहाँ ये तो ए और बी का तल हो गया, ये सदिश अभी अपन ने ए ले रखा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में बी ले रखा है और ए से बी रोटेट कर रहे हैं, तो ये ऊपर की ओर जो डायरेक्शन है ये आपकी एन कैप डायरेक्शन हो गई। और देखते हैं आगे, सिंस ए क्रॉस बी बराबर है आपके पास ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, और अगर इसका मॉडुलस लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, मापांक यानी कि दिशा नहीं होगी इसमें, तो किसके बराबर आ जाएगा, ये ए बी साइन थीटा के बराबर आ गया। अब यहाँ से आप एंगल भी निकाल सकते हैं, देयरफॉर साइन थीटा कितना हो गया, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन ए बी, और देयरफॉर थीटा बराबर लिख सकते हैं आप साइन इनवर्स मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन ए बी। एंगल निकालने के लिए अपन डॉट प्रोडक्ट को यूज करते हैं अधिकतर, लेकिन फिर भी इससे भी निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा कितना हुआ, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन ए बी, देयरफॉर थीटा बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन ए बी। और यहीं से साथ साथ आप एन कैप भी ले सकते हैं, सिंस ए क्रॉस बी बराबर क्या है, ए बी साइन थीटा एन कैप, ए बी साइन थीटा को लिख दें मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, मॉडुलस है ये, इनटू एन कैप। तो देयरफॉर एन कैप बराबर हो गया ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। किसी भी सदिश की दिशा में इकाई सदिश निकाल रहा हूँ, ये आप पहले से जानते हैं, उस सदिश में उसके मापांक से भाग दे देते हैं। अब क्या कर रहे थे अपन, एन कैप निकालें। एन कैप क्या है, ए क्रॉस बी की दिशा को व्यक्त करने वाला इकाई सदिश है। तो ए क्रॉस बी को क्या लिखा आपने, ए क्रॉस बी बराबर मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इंटू एन कैप। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी किसको लिख दिया, ए बी साइन थीटा को, यही तो मॉडुलस है इसका। तो एन कैप बराबर कितना आ गया, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन, अगेन गलत बोल दिया, एन कैप बराबर आ गया ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो अगर दो सदिश दे रखे हैं ए और बी, उनका क्रॉस प्रोडक्ट लिखा, क्रॉस प्रोडक्ट की सहायता से अपन ने क्या किया, ये एंगल भी निकाल लिया उनके बीच में और उनकी लंबवत दिशा में इकाई सदिश भी ले लिया। अब इनके कुछ डिडक्शंस देखते हैं, निगमन, जैसे अपन वहाँ देखते थे डॉट प्रोडक्ट में, ये आपको दे रखा है ए और बी दो वेक्टर हैं, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तब ए क्रॉस बी आप जानते हैं ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, ये ए क्रॉस बी है। अगर यहाँ थीटा बराबर 0 हो जाए, कुछ निगमन, सम डिडक्शंस यानी कि ऐसे छोटे रिजल्ट जो अपन इसकी सहायता से ले सकते हैं। नंबर 1, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा क्या हो, 0 डिग्री हो, 0 डिग्री हो तो साइन 0 आ जाएगा, और साइन 0 तो आप जानते हैं कितना होता है, 0। तो जब साइन 0 0 हो गया तो ए क्रॉस बी किसके बराबर हो जाएगा, सीधा 0 के बराबर हो जाएगा, यानी ए क्रॉस बी बराबर 0 वेक्टर ही आएगा, ए क्रॉस बी बराबर 0, और ए क्रॉस बी बराबर 0, हाँ ठीक है, ए क्रॉस बी 0 आ गया। और थीटा इक्वल टू 0 का मतलब है दोनों वेक्टर कैसे हैं, पैरेलल हैं। और इसको अपन दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, नहीं थोड़ा चेंज हो गया, इफ़ ए इक्वल टू बी,
अब ए इक्वल टू बी लिख दिया तो एंगल तो वही होगा 0, एंगल 0 होगा तो ए क्रॉस बी फिर 0 हो जाएगा। मतलब दोनों इक्वल वेक्टर हैं। ऊपर इक्वल नहीं थे, ऊपर तो क्या है, पैरेलल थे। देन ए क्रॉस बी इक्वल टू 0, ये भी फिर 0 वेक्टर आएगा, क्योंकि ए और बी बराबर हो तब भी एंगल 0, पैरेलल हो तब भी एंगल 0। इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री हो तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी बराबर ए इंटू बी इंटू साइन 90, साइन 90 1 लिख दिया इंटू एन कैप। इसका मतलब ये हो गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी इंटू एन कैप। अब इसमें भी स्पेशल केस क्या, ए कैप और बी कैप दोनों बराबर हों, वेक्टर ए बी अपन ए कैप ले लें और वेक्टर बी इसको बी कैप ले लें, तब लंबत तो है ही, ए कैप क्रॉस बी कैप, तो क्या आएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू एन कैप, यानी कि सिंपली ए कैप क्रॉस बी कैप बराबर एन कैप आ गया। तो ये लिख सकते हैं। तो ये छोटे छोटे डिडक्शंस लिखे। अब अपन ने जो कुछ है भी देखा है उस सबको एक बार रीडिंग लगा लेते हैं। दो सदिशों का सदिश या वज्र गुणनफल, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो सदिशों ए और बी के सदिश गुणनफल को संकेत ए क्रॉस बी से व्यक्त करते हैं और यह ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप के। यहाँ थीटा क्या है, थीटा सदिशों ए और बी के मध्य कोण है और एन कैप क्या है, एन कैप सदिशों ए और बी के तल के लंबवत इकाई सदिश है जिसकी दिशा दक्षिणावर्त पेच के नियम से दी जाती है। देयरफॉर ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप, और थीटा का मान कितना है, थीटा का मान 0 और पाई के बीच में है। तो ये आपका ए क्रॉस एक बार और देख लेते हैं। वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी is denoted by symbol a cross b and it is defined as vector ab sin theta into n cap. Here theta is the angle between them and n cap is the unit vector perpendicular to the plane of a and b and its direction is given by the rule of right-handed screw. So therefore vector a cross vector b equal to ए बी साइन थीटा एन कैप। थीटा वेरीज फ्रॉम 0 टू पाई। थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, ये 0 और पाई के बीच में होगा। तो ये दो वेक्टर्स के आपके क्रॉस प्रोडक्ट की बात रही। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो सदस्यों के मध्य कोण, जैसे भी अपन बात कर रहे थे, ए और बी दो वेक्टर हैं, दोनों के बीच में एंगल थीटा हो तो थीटा कैसे दिया जाएगा, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन ए इंटू बी। अभी अपन ने देख लिया था ए क्रॉस बी किसके बराबर है, ए बी साइन थीटा एन कैप के। मॉडुलस ले लिया तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी किसके बराबर हो गया, ए बी साइन थीटा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन ए बी, थीटा बराबर साइन इनवर्स मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन ए बी। अभी डिस्कस किया था आपने। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तल की लंबवत दिशा में इकाई सदिश। दो सदिश ए और बी के मध्य कोण थीटा हो। इफ एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी इज थीटा देन ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप और देयरफॉर ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इंटू एन कैप। तो एन कैप इक्वल टू कितना हो गया, एन कैप बराबर हो गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। ये एन कैप के बराबर हो गया। ये भी आपने पहले देख लिया था। और डायरेक्शन कहाँ होगी इसकी, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ राइट हैंडेड स्क्रू। एक बार और पढ़ लेते हैं। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। इफ एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी इज थीटा then a cross b equal to ab sin theta into n cap or you can say a cross b equal to mod of a cross b into n cap। तो therefore n cap कितना हो गया, n cap बराबर आ गया वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b
अपॉन मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये एन कैप की बात हो गई। अब सम डिडक्शंस जो भी आप डिस्कस कर रहे थे, इफ थीटा इक्वल टू 0 देन वेक्टर थीटा इक्वल टू 0 मीन्स ए एंड बी आर पैरेलल, ए और बी समांतर हैं, तब ए क्रॉस बी कितना होगा 0। क्यों 0 हो जाता है? क्योंकि आप जानते हैं ए क्रॉस बी किसके बराबर है? ए क्रॉस बी बराबर है ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। अब एन कैप तो पता है यूनिट वेक्टर है, मापांक 1 है। ए बी साइन थीटा 3 फैक्टर हैं एन कैप के अलावा, इनमें से कोई भी एक 0 हो जाएगा तो प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। अब कह रहा है थीटा 0 है, थीटा 0 है तो साइन थीटा 0 हो गया, साइन थीटा 0 हो गया तो तीनों का प्रोडक्ट 0। हाँ, और यदि ए बराबर बी हो, इफ ए इक्वल टू बी तो अगेन थीटा 0, तो देयरफॉर ए क्रॉस ए 0। ये भी अपन पहले डिस्कस कर चुके। फिर आगे बढ़ते हैं। इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अर्थात सदिश ए और बी दोनों कैसे हों? लंबवत हों। अगेन इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री दैट इज वेक्टर्स ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन ए क्रॉस बी इक्वल टू, अब ए क्रॉस बी क्या है? तो साइन थीटा 1 हो गया, वही पहले वाला ए क्रॉस बी किसके बराबर है? ए इंटू बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। अब साइन थीटा कितना हो गया? ये साइन थीटा 1 के बराबर हो गया। 1 क्यों? क्योंकि थीटा 90 है, साइन 91 होता है, तो कितना हो गया ये? ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी इंटू एन कैप, इसके बराबर हो गया। और इसका भी स्पेशल केस यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों कैसे हो जाएं? यूनिट वेक्टर्स हो जाएं। यूनिट वेक्टर हो जाएं तो ए वेक्टर को लिख दिया ए कैप और बी वेक्टर को बी कैप, तो क्या हो जाएगा? इनका मापांक 1 1 हो गया, तो ए कैप क्रॉस बी कैप इक्वल टू एन कैप आ गया। तो ये आपके क्या हुआ? छोटे छोटे डिडक्शंस जो अपन डिस्कस कर रहे थे वो लिख दिए आपने। इकाई सदिशों आई कैप जे कैप के कैप का सदिश गुणन, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स आई जे के। तो देखते हैं, आई कैप क्रॉस आई कैप का मॉडुलस 1, फिर मॉडुलस 1, दोनों के बीच में एंगल 0, तो साइन 0 इंटू एन कैप। अब साइन 0 तो 0 हो गया, तो 0 इंटू समथिंग 0, तो दिस इम्प्लाइज आई कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू वेक्टर 0। जब आई कैप क्रॉस आई कैप 0 है तो इसी तरह से जे कैप क्रॉस जे कैप भी 0 हो जाएगा। सिमिलरली इसी प्रकार क्या हो गया? जे कैप क्रॉस जे कैप ये वेक्टर 0, और के कैप क्रॉस के कैप ये भी 0 वेक्टर हो गया। यानी कि किसी भी यूनिट वेक्टर है आई कैप जे कैप किधर हैं ये आप पहले से जानते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लें अपन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ये ओरिजिन एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में तो यूनिट वेक्टर आई कैप लेते हैं, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे कैप और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के कैप। ये पहले से ही एज्यूम कर लिया है, जब भी आई जे के कैप की बात होगी तो इसी तरह से लेंगे। अब अपन अलग अलग वेक्टर्स का मल्टीप्लाई देखते हैं। आई कैप क्रॉस जे कैप, अब दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। अभी अपन ने देखा था लास्ट में डिडक्शन में ए कैप क्रॉस बी कैप वो एन कैप के बराबर आ रहा था, तो यहाँ भी एक यूनिट वेक्टर ही आएगा। फिर भी पूरा लिखते हैं, आई कैप का मॉडुलस 1, जे कैप का मॉडुलस 1, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री इंटू एन कैप। एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर कहाँ? आई और जे दोनों के तल के लंबवत। और कैसे डायरेक्शन कैसे दी जाएगी? राइट हैंडेड स्क्रू से। अब एक पेच लें, एक्स से वाई की उस तरफ रोटेट करें, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ये तो दक्षिणावर्ती त्रिक बनता है, तो एन कैप किधर जाएगा? जेड एक्सिस की तरफ जाएगा, और जेड एक्सिस की तरफ तो एन कैप आप जानते हैं क्या होता है? इकाई सदिश के कैप। तो फाइनली क्या हो गया? आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर के कैप आ गया। दोबारा से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस की दिशा में यूनिट वेक्टर ले रखे हैं आपने, तो जब एक्स एक्सिस की दिशा में यूनिट वेक्टर आई कैप है और वाई एक्सिस दिशा में जे कैप है, आई क्रॉस जे करेंगे जब आप,
तो 1 sin 90 तो आएगा ही। एन कैप कहाँ जाएगा, एक्स वाई तल के लंबवत दिशा में लंबवत जाएगा, और दिशा किससे देंगे, वो राइट हैंडेड स्क्रू रूल से। तो राइट हैंडेड स्क्रू रूल से तो ऊपर जेड एक्सिस जा रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो के कैप हो गया। हाँ, अगर रिवर्स कर देते, जेड क्रॉस आई कर देते अपन, तो वो नीचे जाएगा। नीचे जाएगा तो क्या लिखेंगे अपन, जेड की बजाय अपन क्या कह रहे हैं, जे कैप क्रॉस आई कैप बराबर माइनस के कैप, ये आएगा। यानी कि आई क्रॉस जे किया आपने तब तो के आएगा, और जे कैप क्रॉस आई कैप करेंगे तब माइनस के कैप आएगा। इसी प्रकार दूसरे भी लिख सकते हैं आप। इसी प्रकार जे कैप क्रॉस के कैप, ये कितना आ जाएगा, आई कैप आ जाएगा। और अगर डायरेक्शन चेंज कर देते, के कैप क्रॉस जे कैप, तब ये माइनस आई कैप आ जाएगा। ये हुआ। और एक और लिख देते हैं फिर, के कैप क्रॉस आई कैप, ये बराबर हो जाएगा जे कैप। और डायरेक्शन चेंज कर दें, इसकी डायरेक्शन चेंज कर दें, यानी कि आई कैप क्रॉस के कैप, तो आ जाएगा माइनस जे कैप। इस तरह से रहा। इन सब को एक टेबल से भी लिख सकते हैं अपन। तो इस तरह से टेबल कैसे बना देंगे, डॉट प्रोडक्ट में भी बनाई थी आपने आई जे के लिए। ये आई कैप जे कैप के कैप, और ये इधर आई कैप जे कैप के कैप। एक तो टॉप लाइन ले ली और एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम ले लिया, और यहाँ बीच में जो अपना ऑपरेशन है क्रॉस लिख देते हैं। अभी सब आपने देखा ही था। इनको याद करने के लिए अपन इससे भी देख सकते हैं, जैसे एक सर्किल बना लें, ये आई कैप, फिर ये जे कैप, और ये के कैप। आई क्रॉस जे करेंगे तो के आ जाएगा, जे क्रॉस के करेंगे तो आई आ जाएगा, के क्रॉस आई करेंगे तो जे कैप आ जाएगा, और रिवर्स ऑर्डर ले लेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। तो आई कैप क्रॉस आई कैप, ये तो वेक्टर 0 है। आई क्रॉस जे कैप के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप माइनस जे कैप। आई का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आई कैप क्रॉस आई कैप, वो तो 0 हो गया, बराबर वेक्टर है, एंगल 0 है। फिर आई कैप क्रॉस जे कैप, वो के कैप आ गया। आई कैप क्रॉस के कैप, डायरेक्शन चेंज हो गई, रिवर्स हो गई इसमें, तो माइनस जे कैप आ गया। जे क्रॉस आई कैप माइनस के कैप, जे क्रॉस जे कैप 0 वेक्टर, जे कैप क्रॉस के कैप आई कैप, के क्रॉस आई जे कैप, के क्रॉस जे माइनस आई कैप, के क्रॉस के वेक्टर 0। तो इस तरह से अपन ये इसकी टेबल बना सकते हैं। अब एक बार पढ़ लेते हैं सभी को। इकाई सदिशों आई कैप जे कैप के कैप का सदिश गुणनफल, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स आई कैप जे कैप के कैप। आई कैप क्रॉस आई कैप 0, जे कैप क्रॉस जे कैप 0 वेक्टर, के कैप क्रॉस के कैप 0 वेक्टर। बाकी आई क्रॉस जे के कैप, जे क्रॉस के आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप जे कैप, और डायरेक्शन चेंज कर दी तो नेगेटिव साइन आ गए। और ये फिर टेबल बना दी जो ये अभी आपने बनाई थी। और लर्न करने के लिए दोबारा बना देता हूँ साई के लिए। जब एक ही साइक्लिक ऑर्डर रहता है तब प्लस साइन आता है, और जैसे ही चेंज होगा तब वो नेगेटिव साइन आ जाएगा। आई कैप क्रॉस जे कैप, वो आ जाएगा के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप, आई कैप के कैप क्रॉस आई कैप जे कैप, और रिवर्स डायरेक्शन में नेगेटिव नेगेटिव आ गया। तो इस तरह से ये यूनिट वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट की बात रही। घटकों के पदों में सदिश गुणनफल, वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट वही आई जे के टर्म में लिख लेते हैं अपन। एज्यूम कर लेते हैं, सपोज वेक्टर ए इक्वल टू A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और वेक्टर B इक्वल टू B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, ये हो। तब A क्रॉस B, इनको सबसे आसान तरीका है याद करने का सारणिक की सहायता से। तो पहले तो सबसे पहले अपन वही लिख लेते हैं। उम्मीद है सभी को याद होगा, और जिनको नहीं याद हो तो वो याद करें। ए कैप आई कैप जे कैप के कैप, फर्स्ट रो हो गई। सेकंड रो में ए के कंपोनेंट्स हो गए A1 A2 A3। फिर थर्ड रो में
बी के कंपोनेंट्स हो गए B1 B2 B3, ये है ए बी, दो वेक्टर दे रखें, दोनों आई जे के टर्म में दे रखे तो ए क्रॉस बी सीधा सीधा इससे निकालेंगे आप। कैसे आ जाता है वो तो आसान है, सीधा क्रॉस प्रोडक्ट लिख के कर दो और आ जाएगा। चलो फिर भी एक बार अपन एक्सप्लेन करते हैं। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए को लिखा आपने A1I प्लस A2J प्लस A3K कैप क्रॉस B1I कैप प्लस B2J कैप प्लस B3K कैप। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत आसान है, सब लोग कर सकते हैं, आपको तो डायरेक्ट वो लर्न करना है। हाँ, ये तो इसलिए कि जब आप पढ़ाने जाएंगे तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे तो एक बार सामने दिख जाता है, फिर आप नहीं करें तो याद रहेगा। हाँ, पहले देखें A1 वाली टर्म का मल्टीप्लाई किया सारे ब्रैकेट से, A1 B1 I कैप क्रॉस I कैप प्लस A1 B2 I कैप क्रॉस J कैप प्लस A1 B3 I कैप क्रॉस K कैप। पहले लेफ्ट हैंड साइड में जो ब्रैकेट है उसमें से जो टर्म है A1 वाली टर्म से राइट साइड में जो ब्रैकेट है सभी पदों से कर दिया। अब A2 वाला लेते हैं, प्लस A2 B1 J क्रॉस I कैप प्लस A2 B2 J कैप क्रॉस J कैप प्लस A2 B3 J कैप क्रॉस K कैप, ये हो गया। फिर तीसरी वाली पद का किया, तीसरा कौन सा है, A3 वाली टर्म, तो A3 B1 K कैप क्रॉस I कैप, फिर A3 B2 ये हो गया K कैप क्रॉस J कैप, फिर आएगा A3 B3 और ये हो गया K कैप क्रॉस K कैप, ये हो गया। अब देखें जो I क्रॉस I J क्रॉस J K क्रॉस K वो तो जीरो हो गई, ये वाली टर्म जीरो हो गई, ये वाली टर्म जीरो हो गई, ये वाली टर्म जीरो हो गई। I क्रॉस I जीरो, J क्रॉस J जीरो, K क्रॉस K ये भी जीरो। अब देखते हैं I क्रॉस J, I क्रॉस J ये तो K होता है, तो I क्रॉस J वो K होता है, तो कौन सी टर्म आ गई, एक तो ये आ जाएगी आपकी, और J क्रॉस I ये रहा, ये दोनों J क्रॉस I माइनस K होगा और I क्रॉस J K होगा। फिर देखते हैं अपन ये I क्रॉस K ये वाली टर्म माइनस J और K क्रॉस I ये वाली टर्म माइनस J, ये बची। अब अपन देखते हैं K क्रॉस J क्या होगा, K क्रॉस J I होगा, तो I वाली टर्म ये वाली बचेगी। और कहाँ है K क्रॉस J क्रॉस K एक ये रहा, J क्रॉस K I और K क्रॉस J माइनस I। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, I वाली टर्म लिखते हैं। I वाली टर्म यहाँ से लिखा J क्रॉस K I यानी कि A2 B3 और यहाँ से जो एरो लिख रहा है A3 B2, ये I कैप हो गया। सबसे पहले आपने I कैप वाली पद ले लिए, फिर लेते हैं J कैप वाले, A3 B1 K क्रॉस I क्या होगा, J कैप, तो ये लिख दिया। फिर आपने A3 B1 और I क्रॉस K कहाँ है, ये रहा, ये माइनस आ जाएगा, तो माइनस A1 B3 J कैप। फिर K कैप वाले पद लिख देते हैं। K कैप कैसे आएगा, K कैप I क्रॉस J से K आएगा और J क्रॉस I से माइनस K, तो I क्रॉस J ये रहा आपके पास पहले, तो वो आ गया अपने पास A1 B2 और माइनस J क्रॉस I यहाँ है A2 B1 K कैप। अब इसको सारणिक रूप में लिख देते हैं। फिर आप दिस इम्प्लाइज A क्रॉस B बराबर, पहले रो में आ गया I कैप J कैप K कैप। अब दूसरी रो में देखें क्या आएगा, ये आएगा A1 A2 A3
और ये B1 B2 B3 ये तीसरी रो के एलिमेंट हो गए। देखें एक्सपेंड करके देखते हैं आप इसे। I टाइम्स A2 B3 माइनस A3 B2 पहला पद है, फिर J टाइम्स A3 B1 माइनस A1 B3 ये दूसरा पद हो गया। और फिर तीसरा आपने देखा K टाइम्स क्या आएगा A1 B2 माइनस A2 B1 तो आ गया। तो इस तरह से आप दो सदस्यों का क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं और लर्न करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए आसानी से सारणिक की सहायता से आप इसको याद भी कर सकते हैं और कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अब एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं इसको। घटकों के पदों में सदिश गुणनफल, वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट, इफ A इक्वल टू A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप एंड वेक्टर B इक्वल टू B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप, देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट A क्रॉस B इक्वल टू ब्रैकेट A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप क्रॉस दूसरा ब्रैकेट B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप किसके बराबर आ गया ये? फर्स्ट ब्रैकेट A2 B3 माइनस A3 B2 I कैप प्लस सेकेंड ब्रैकेट A3 B1 माइनस A1 B3 J कैप प्लस थर्ड ब्रैकेट A1 B2 माइनस A2 B1 K कैप। और सारणिक रूप में लिखेंगे तब वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, फर्स्ट रो I कैप J कैप K कैप, सेकेंड रो A1 A2 A3 और थर्ड रो B1 B2 B3। तो इसी तरह से आप इसको लिखेंगे और कैलकुलेट करेंगे। अब एक एग्जाम्पल आ गया, सदिशों A और B का सदिश गुणनफल ज्ञात करो। फाइंड द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर A इक्वल टू I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप एंड वेक्टर B इक्वल टू 2I कैप प्लस J कैप प्लस माइनस 3K कैप। ये आ गया। तो अपन देखा ही था अभी, A क्रॉस B तो अपन आसानी से निकाल सकते हैं किससे? सारणिक की सहायता से। तो लिख देते हैं A क्रॉस B, सॉल्यूशन आ गया आपका। फर्स्ट रो में लिखेंगे आप I कैप J कैप K कैप, सेकेंड रो में लिखेंगे 1 2 3 और थर्ड रो में लिखेंगे 2 1 माइनस 3। ये आ गया। अब एक्सपेंड कर देते हैं जो आप जानते हैं। I कैप टाइम्स क्या आएगा? 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6 माइनस 3 I कैप प्लस J वाला पद लिखते हैं फिर 3 इंटू 2 6 माइनस माइनस प्लस 3 J कैप, फिर K कैप वाला पद लिखते हैं K कैप 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2 यानी कि 1 माइनस 4 K कैप। तो कितना आ गया ये आ गया आपके पास माइनस 9 I कैप प्लस 9 J कैप और माइनस 3 K कैप किसके बराबर आ गया? ये जो वेक्टर्स दे रखे थे उनका क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। A क्रॉस B इक्वल टू हो गया आपके पास माइनस 9 I कैप प्लस 9 J कैप माइनस 3 K कैप। और बेहद आसान, सीधा सीधा आपने सारणिक में टर्म रख दिए आपने और कैलकुलेट कर लिया, आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। दो सदिशों A प्लस B और A माइनस B के लंबवत दिशा में इकाई सदिश ज्ञात करो, जबकि वेक्टर A इक्वल टू I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप और वेक्टर B इक्वल टू I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप हो। फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ वेक्टर्स A प्लस B एंड A माइनस B वेयर A इक्वल टू दिस एंड B इक्वल टू दिस। A और B दो वेक्टर दे रखे हैं, लेकिन आपसे A और B के लंबवत नहीं पूछा है, आपसे पूछा है दो सदिशों A प्लस B और A माइनस B के लंबवत दिशा में इकाई सदिश। इसका मतलब पहले आपको A प्लस B और A माइनस B निकालने पड़ेंगे। A और B के लंबवत भी निकाल सकते हैं। चलो इसी में अपन ऐसा करते हैं, पहले A क्रॉस B निकालते हैं। A क्रॉस B बराबर क्या आएगा? पहले तो आपने लिख दिए, वही कैलकुलेशन कर रहे हैं अपन सारणिक से। I कैप J कैप K कैप और I के कंपोनेंट क्या हैं आपके पास? 1 1 1 और J के कंपोनेंट क्या हैं? 1 2 3। B के कंपोनेंट 1 2 3। पहले मैंने वो J बोल दिया, हाँ। A के कंपोनेंट्स तो हो गए 1 1 1 और B के कंपोनेंट हो गए 1 2 3। फिर सॉल्व करते हैं इसको। ये 3 माइनस
3 माइनस 2 यानी कि -1 यानी कि माइनस आई कैप, फिर जे टाइम्स किया 1 माइनस 3 यानी कि -2 जे कैप, फिर के किया 2 माइनस 1 यानी कि प्लस के कैप। ये पूछा नहीं है ए क्रॉस बी, अपन क्या कर रहे हैं पहले ए और बी के तल के लंबत इकाई सदिश ले रहे हैं पहले। वो क्यों? क्योंकि ऐसा किया नहीं, तो पहले ये कर लेते हैं फिर अपने क्वेश्चन पे आएंगे। तो ये तो आपके पास ए क्रॉस बी हो गया। अब मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी कितना हो गया? √-1 स्क्वायर, वो 1 हो गया, फिर 2 स्क्वायर 4 हो गया, 1 स्क्वायर ये यानी कि 6 हो गया। तो देयरफॉर एन कैप क्या लिखा है आपने? वो सदिशों ए और बी के तल के लंबत इकाई सदिश यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। तो क्या हो गया? आपने लिख देंगे ये माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप अपॉन √6, ये आपका यूनिट वेक्टर आ गया। क्वेश्चन में ये नहीं पूछा था, क्वेश्चन में अब क्वेश्चन की बात करते हैं। दो सदिशों ए प्लस बी और ए माइनस बी के लंबत दिशा में इकाई सदिश ज्ञात करना है आपको, जबकि ए और बी दे रखा है। तो पहले तो अपन ए प्लस बी और ए माइनस बी निकालें। दिए सदिश गिवन वेक्टर्स, वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और बी वेक्टर आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा से। ए वेक्टर दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और जे वेक्टर दे रखा है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। बिल्कुल ठीक है। अब आप निकालते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। वेक्टर ए प्लस बी दोनों को ऐड कर देते हैं। आई कैप प्लस आई कैप 2 आई कैप, जे कैप प्लस 2 जे कैप 3 जे कैप, के कैप प्लस 3 के कैप 4 के कैप। और यहाँ से लिख देते हैं फिर ए माइनस बी। आई कैप माइनस आई कैप 0, जे कैप माइनस 2 जे कैप माइनस जे कैप और के कैप माइनस 3 के कैप माइनस 2 के कैप। ये आ गया। अब आपके पास ए प्लस बी और ए माइनस बी आ गए। अब क्या करते हैं अपन? अब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी, सीधा सारणिक वाले रूल से ही करेंगे, वही आसान रहता है। तो पहली लाइन में लिख दिया आपने आई कैप जे कैप के कैप। फिर ए प्लस बी के कंपोनेंट्स लिखते हैं। ए प्लस बी के कंपोनेंट क्या हो गए? 2 3 4। फिर ए माइनस बी के कंपोनेंट लिखते हैं 0 -1 -2। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या है? एक्सपेंड कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, एक्सपेंड कर देते हैं। तो आई कैप से क्या आएगा? -6 और माइनस माइनस +4 यानी कि -2 आई कैप। सीधा ऐसे ही लिख देते हैं। फिर जे कैप वाली टर्म लेते हैं 4 × 0 -4 यानी कि +4 जे कैप आ गया। फिर के कैप 2 × -1 -0 यानी कि -2 के कैप आ गया। ये आ गया। तो ये आपके पास क्या रहा? ये आपके पास ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी आ गया। तो देयरफॉर ए प्लस बी एवं ए माइनस बी के तल के लंबत इकाई सदिश यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। कैसे लिखेंगे?
पहले तो इनका जो प्रोडक्ट हुआ है वो लिख दें और डिवाइडेड बाई इट्स मॉडुलस। तो आ जाएगा आपके पास -2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। इसके नीचे मॉडुलस से डिवाइड कर देते हैं। मॉडुलस कितना आ जाएगा, -2 स्क्वायर 4, 4 स्क्वायर 16 और -2 स्क्वायर 4, यानी कि ये वेक्टर आ गया। इसको अगर n कैप नाम दे दें इसको, तो आपके पास आ गया ये -2 कॉमन भी ले सकते हैं आप यहाँ से, i कैप प्लस 2j कैप माइनस j कैप, माइनस कॉमन ले लिया आपने, तो ये -2j कैप प्लस k कैप। और डिनोमिनेटर में कितना आ गया, √24। √24 को लिख सकते हैं आप 2√6, 2 कैंसिल कर दें तो ये आंसर आ गया आपके पास। कितना आ गया, माइनस आउटसाइड ब्रैकेट i - 2j प्लस k अपॉन √6। दोबारा लिख दें वाली, n कैप इक्वल टू -1/√6, i कैप -2j कैप प्लस k कैप। ये जो वेक्टर दे रखे थे आपको a और b, तो उनसे आपने क्या किया, a प्लस b और a माइनस b निकाला और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट और मॉडुलस से डिवाइड कर दिया, तो a प्लस b और a माइनस b के तल के लंबवत यूनिट वेक्टर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं सदिश गुणनफल की ज्यामितीय व्याख्या, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पहले अपन ने वहाँ अदिश गुणन में किया था, अब सदिश की बात करते हैं। मान लेते हैं माना a और b दो वेक्टर्स हैं और उनके बीच में एंगल थीटा है, तब इनका क्रॉस प्रोडक्ट तो आप जानते हैं क्या होता है। क्रॉस प्रोडक्ट a क्रॉस b बराबर आता है a b साइन थीटा इंटू n कैप। a क्रॉस b बराबर आता है आपके पास a b साइन थीटा इंटू n कैप। और अगर मॉडुलस ले लें तब ये वेक्टर अपन इस साइड में फॉर्म कर लेते हैं, ये वेक्टर a हो गया और ये वेक्टर b हो गया। दोनों को इनिशियल वेक्टर की तरह आपने लिख रखे हैं और o पॉइंट पर ये एक्ट कर रहे हैं दोनों। ये आपका पॉइंट a और ये पॉइंट b। हाँ, अब मॉड ऑफ a क्रॉस b लिखते हैं। मॉड ऑफ a क्रॉस b क्या आ गया, a इंटू बी साइन थीटा और n कैप का मॉडुलस 1। अब अगर इसमें देखें a तो क्या है, सदिश a की लंबाई, तो सदिश a की लंबाई उसको तो लिख देते हैं अपन OA। और b साइन थीटा यहाँ से ऐसा करें परपेंडिकुलर डाल दें अपन, यहाँ ये एंगल आपका थीटा है, b को लिख दिया अपन ने, ये ब्रैकेट बना देता हूँ OB साइन थीटा। a क्या है, वेक्टर a का मॉडुलस, वेक्टर a किससे डिनोट हो रहा है, साइड OA से, और b किससे व्यक्त हो रहा है, साइड OB से। तो b के लिए लिख दिया OB साइन थीटा ऐसे। अगर इस ट्राइंगल में देते हैं, यहाँ नाम लिख दें अपन, ये नाम लिख दिया m, तो OB साइन थीटा तो ये BM के बराबर हो जाएगा, OA इंटू BM। देख सकते हैं आप इस ट्राइंगल में, अलग से देख लें, वैसे तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। त्रिभुज OMB में साइन ऑफ एंगल यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण। तो एंगल के सामने वाली भुजा कौन सी है, BM, और कर्ण कौन सा है, OB। तो BM अपॉन OB ये आ गया। तो BM बराबर क्या हो गया, OB साइन थीटा, वही लिख दिया है आपने यहाँ पर, BM बराबर OB साइन थीटा। अब और ये क्या है, ये तो अगर यहाँ से पैरेललोग्राम बना देते आप, इसको अगर मैं दोबारा से देखें, OA और OB को एडजेसेंट साइड लेके एक समांतर चतुर्भुज बना दें, ये तो ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया। ये तो समांतर चतुर्भुज OACB का क्षेत्रफल। अच्छा, ये क्षेत्रफल हो गया, इसमें वेक्टर तो आ ही नहीं रहा, तो वेक्टर तो अपन हटा दिया था क्योंकि मॉडुलस लिया है। दोबारा देखते हैं, आपने क्या किया, a और b दो वेक्टर ले लिए जिनके बीच में एंगल थीटा है। तो सबसे पहले a क्रॉस b लिखा आपने,
तो ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। फिर मॉडुलस ले लिया तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा। ए किससे व्यक्त हो रहा है, इस साइड ओ ए से व्यक्त हो रहा है, तो ए की जगह ओ ए लिख दिया और बी की जगह ये ओ बी लिख दिया, क्योंकि ओ बी वजह से, इस चतुर्भुज की ओ बी वजह से सदिश बी व्यक्त हो रहा था। ओ बी साइन थीटा देखा है इस ट्राइंगल में अपन ने, वो बी एम के बराबर है, और बी एम इस समांतर चतुर्भुज की हाइट है ये। तो क्या हो गया, ये सारा मिला के मॉड ऑफ ए क्रॉस बी किसके बराबर आ रहा है, ओ ए इंटू बी एम, यानी कि समांतर चतुर्भुज की एक भुजा ओ ए और बी एम क्या है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। तो यही तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। अच्छा, इसमें अपन ने मॉडुलस तो हटा ही दिया था। अगर ये मॉडुलस नहीं हटाते और ये डायरेक्शन इस तरफ लगा लेते, आप एन कैप लगा रहता, तब आप क्या कहते हैं इसको, तो अपन कहते हैं वेक्टर एरिया, सदिश क्षेत्रफल। यानी कि मॉड ऑफ ए क्रॉस बी तो आपने लिखा ए बी साइन थीटा, और ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। ए बी साइन थीटा है वो तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया। अगर एन कैप और लगाए रखेंगे इसमें तो क्या कहलाएगा, ये वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए सी बी। दोबारा लिखते हैं इसको, यानी ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या बन गया था अपने पास, समांतर चतुर्भुज ओ ए सी बी। और ओ ए सी बी किधर है वो मैं बना देता हूँ आपका दोबारा से, जो पहले बनाया था आपने, ये ओ ए सी बी, ये एंगल आपका थीटा, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया था एम, और ये इधर लगा देते हैं आप एन कैप। मॉड ए क्रॉस बी बराबर समांतर चतुर्भुज ओ ए सी बी का सदिश क्षेत्रफल। अब अपन ने मॉडुलस नहीं लिया, मॉडुलस नहीं लिया तो उसको क्या कह रहे हैं अपन, वेक्टर एरिया। वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाई वेक्टर्स ए एंड बी एज एडजेसेंट साइड्स। या दोबारा से लिखें इसको, या ए क्रॉस बी ये क्या आएगा, सदिशों ए और बी को आसन्न भुजा लेकर, एडजेसेंट साइड्स लेकर बने समांतर चतुर्भुज का सदिश क्षेत्रफल। ये सदिश क्षेत्रफल हो गया। अगेन, ए क्रॉस बी इक्वल टू वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाई वेक्टर्स ए एंड बी एज एडजेसेंट साइड्स। अच्छा, इसको दूसरी तरह से देखें, अगर यहाँ से ए और बी को मिला देते, अभी तो अपन ने पैरेललोग्राम बनाया था, पैरेललोग्राम नहीं बनाए, ए और बी को मिला देते, तब कितना आता है ये, अभी अपने पास क्या आया था शुरू में, वो एरिया आया था अपने पास ओ ए इंटू बी एम, यही तो था। और ओ ए इंटू बी एम को दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं अपन। कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1/2 ओ ए इंटू बी एम, यानी 2 से गुणा और 2 से भाग दे दिया। अब अगर ये लिखा होता हाफ ओ ए इंटू बी एम, तो 1/2, ओ ए तो आधार हो गया, बी एम ऊंचाई हो गई, तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता। 2 गुणा त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। इसका मतलब क्या हो गया कि ज्योमेट्रिकली दो तरह से अपन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पहले तो अपन ने बोला कि ए क्रॉस बी, ए और बी को आसन्न भुजा लेकर बने समांतर चतुर्भुज का सदिश क्षेत्रफल, और मापांक लगा दिया तो सिंपल क्षेत्रफल। और इसी को अपन क्या कह रहे हैं फिर, कि दो सदिशों ए और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, वज्र गुणन है ए क्रॉस बी, किसके बराबर है, ए और बी को एडजेसेंट साइड लेके बने त्रिभुज के क्षेत्रफल के दुगने के बराबर है। मॉडुलस लगाएंगे तो क्षेत्रफल लिख देंगे, मॉडुलस नहीं लगाएंगे तो सदिश क्षेत्रफल लिख देंगे। तो ये ए क्रॉस बी का ज्योमेट्रिक मीनिंग हो गया। क्या हुआ ए क्रॉस बी का ज्योमेट्रिक मीनिंग, क्या कोई भी दो वेक्टर हैं ए और बी, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करें तो ज्योमेट्रिकली किसको डिनोट करते हैं, वो किसको प्रदर्शित करते हैं, ए और बी को एडजेसेंट साइड लेके जो पैरेललोग्राम बनेगा उसके क्षेत्रफल को। मॉडुलस लिखेंगे तो क्षेत्रफल, और मॉडुलस नहीं लिखते हैं तब वेक्टर एरिया, सदिश क्षेत्रफल। या कह सकते हैं ए और बी को एडजेसेंट साइड लेके बने त्रिभुज के क्षेत्रफल के दुगने के बराबर होता है। तो ये आपकी ज्योमेट्रिक मीनिंग की बात रही। इसमें अपन वेक्टर एरिया भी बोल सकते हैं
और सिंपल एरिया भी बोल सकते हैं। मापांक लेंगे जब सिंपल एरिया, और मापांक नहीं लेंगे तब वेक्टर एरिया, सदिश क्षेत्रफल। इसी को पढ़ लेते हैं एक बार। सदिश गुणनफल की ज्यामितीय व्याख्या, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। सदिशों ए और बी का सदिश गुणनफल ए क्रॉस बी उस समांतर चतुर्भुज के सदिश क्षेत्रफल को व्यक्त करता है जिसकी दो आसन्न भुजाएं सदिश ए और बी से व्यक्त होती हैं। अगेन, वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी of two vectors A and B represent the vector area of parallelogram formed by vectors A and B as adjacent sides। आसन्न भुजा लेके आपने चतुर्भुज बना दिया। और दूसरी तरह से क्या कह रहे थे अपन, दूसरे शब्दों में A क्रॉस B सदिशों A और B को आसन्न भुजा लेकर बने त्रिभुज के क्षेत्रफल के दुगने के बराबर होता है। अगेन, in other words, A cross B is equal to the 2 times the vector area of triangle formed by the vectors A and B as adjacent sides। adjacent side लेके जो बनेगा ट्राइंगल उसके क्षेत्रफल के डबल के बराबर हो गया। तो ये रहा। और मापांक लेंगे तब ए क्रॉस बी का मापांक सदिशों ए और बी को आसन्न भुजा लेकर बने समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है। जब मॉडुलस ले लेंगे तो सिंपल क्षेत्रफल, अदरवाइज वेक्टर एरिया। त्रिभुज का क्षेत्रफल जब शीर्षों के स्थिति सदिश दिए हों, अभी तो अपन क्या कर रहे थे, ज्योमेट्रिकली वो क्षेत्रफल को नोट कर रहा है। अब क्षेत्रफल निकालने की बात कर रहे हैं। जैसे ये ट्राइंगल दे दिया आपको ए बी सी कहा कि इसका क्षेत्रफल निकालो, जबकि ए का पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए, बी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी और सी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल सी है। अभी अपन ने कैसे कर रहे थे, अपने पास कौन सा था जो दे रखा था, अभी आपके पास एरिया ये था ओ ए बी, ये वेक्टर ए था और ये वेक्टर बी था। और इस त्रिभुज का क्या बताया था अभी अपन ने, आपने कहा था कि ओ ए बी का क्षेत्रफल और इसका दुगना ये किसके बराबर था, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी के बराबर था। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी ये आप कह सकते हो ओ ए क्रॉस ओ बी के बराबर था। ए किसके द्वारा व्यक्त हो रहा है, ए ओ ए के द्वारा व्यक्त हो रहा है और बी ओ बी के द्वारा। ये 2 टाइम्स ओ ए बी का क्षेत्रफल था जो ज्योमेट्रिक मीनिंग आपने पढ़ा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी का क्षेत्रफल कितना हो गया, 1/2 मॉड ऑफ ओ ए क्रॉस ओ बी। ये है जो आपने पढ़ा है, उसको मैंने दोबारा लिख दिया। क्या पढ़ा था आपने कि ए क्रॉस बी का मॉडुलस ओ ए बी ट्राइंगल के एरिया के डबल है। अब दूसरी तरह से देखें आप कि इसका एरिया त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या है, हाफ ऑफ ओ ए क्रॉस ओ बी है, यानी कि एक ही पॉइंट से जाने वाली 2 साइड ली हैं। तो कौन से, ओ पॉइंट से ओ ए क्रॉस ओ बी कर लिया। तो इसी को अपन, ये जो अपन ट्राइंगल के एरिया लिखना चाह रहे हैं इसमें लिख सकते हैं। देखो इसको करते हैं फिर। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, जबकि शीर्ष वर्टिसेज कैपिटल ए विद पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए, कैपिटल बी विद पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी और कैपिटल सी विद पोजीशन वेक्टर स्मॉल सी हों। ये है। तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी लिख देते हैं, जैसा पीछे लिख रहे थे उसी को काम में ले लेते हैं। क्या लिख रहे थे पीछे, पीछे कह रहे थे एक ही साइड से एक ही वर्टेक्स से जाने वाली साइड ले रहे थे। तो अब ऐसा करते हैं, ए से जाने वाली साइड ले लेते हैं। पहले क्या था, हाफ ओ ए क्रॉस ओ बी, अब क्या हो जाएगा, हाफ ए बी क्रॉस ए सी। तो यहाँ लिख देते हैं हाफ ऑफ मॉडुलस ए बी क्रॉस ए सी, ये लिख दिया। अब ए बी आप निकाल सकते हैं, सबके पोजीशन वेक्टर हैं आपके पास। ए का पोजीशन वेक्टर कितना है, स्मॉल ए, बी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी, सी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल सी। तो ये क्या लिख देंगे आप, हाफ ऑफ
ए बी को लिखा आपने बी माइनस ए, क्रॉस ए सी इसको लिखा आपने सी माइनस ए। पोजीशन वेक्टर लिखना जानते हैं आप पहले से, हाफ ऑफ बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए। अब क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं जैसे करते हैं, हाफ ऑफ पहले बी का किया, ये आएगा बी क्रॉस सी, फिर माइनस ए का कर लिया माइनस ए क्रॉस सी, सी का कर लिया दोनों से। अब ए का करते हैं, ये आ जाएगा माइनस बी क्रॉस ए, और ये माइनस माइनस प्लस ए क्रॉस ए, ये आ गया। ए क्रॉस ए तो जीरो हो गया। अब इसको क्या लिखा आपने, हाफ ऑफ ब्रैकेट बी क्रॉस सी माइनस ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी को क्या लिख सकते हैं अपन, सी क्रॉस ए लिख सकते हैं। फिर ये माइनस बी क्रॉस ए, साइन चेंज कर दें और ऑर्डर चेंज कर देते हैं, ये हो जाएगा ए क्रॉस बी, और ये ए क्रॉस ए जीरो हो गया, तो यही आ गया। इसका मतलब उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके वर्टिसेज के पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी हों, क्या होगा, हाफ ऑफ मॉडुलस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी, ये होगा। तो ये एरिया आ गया, यही तो निकालना चाहते थे। इसी को पढ़ लेते हैं दोबारा। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जब शीर्षों के स्थिति सदिश दिए हों, एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन पोजीशन वेक्टर्स ऑफ वर्टिसेज ऑफ ट्राइंगल आर गिवन। यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों के स्थिति सदिश क्रमशः स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी हों, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, ये आ गया आपके पास। अगेन इफ पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टिसेज ऑफ ट्राइंगल ABC आर स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी रेस्पेक्टिवली, then area of triangle is equal to half of mod of a cross b plus b cross c plus c cross a। तो ये त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात हो गई जब वर्टिसेज के पोजीशन वेक्टर दे रखे हों। फिर आगे बढ़ते हैं। तीन बिंदुओं के समरेख होने का प्रतिबंध, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। तीन बिंदु समरेख कब होंगे, देखते हैं। ये 3 पॉइंट दे रखे हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी और ये कैपिटल सी। सपोज ए का पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए है, बी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी है और सी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल सी है, और आपसे कह रहा है वो प्रतिबंध निकालो कि तीनों सदिश कैसे हों, ये कोलिनियर हों, समरेखीय हों। तो अपन ऐसा करते हैं, तीनों से जब ये तो पता है आपको समरेखीय हैं, आप ऐसा करते हैं अपन मान लेते हैं तीनों त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज बन नहीं रहा लेकिन अपन मान लें त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। लेकिन जब त्रिभुज बन ही नहीं रहा तो एरिया क्या आ जाएगा, जीरो। तो बस यही कंडीशन हो गई। दिए बिंदु ABC समरेखीय हों, तब क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बराबर 0। और ABC का ट्राइंगल, ABC ट्राइंगल का एरिया तो अभी आपने लिखा था कितना होता है, हाफ ऑफ ब्रैकेट B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A प्लस A क्रॉस B, ये बराबर 0 आ गया। मॉडुलस 0, हाफ 0 तो डबल भी 0 होगा, मॉडुलस 0 तो वेक्टर 0 हो जाएगा। क्या लिख देंगे, B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A प्लस A क्रॉस B, ये 0 के बराबर आ गया। तो ये कंडीशन हो गई जबकि 3 पॉइंट्स कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C जिनके पोजीशन वेक्टर स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c हों, वो तीनों 0, तीनों समरेखीय हों, तब ये एक्सप्रेशन 0 के बराबर होगा। फिर पढ़ लेते हैं इसी को। तीन बिंदुओं के समरेख होने का प्रतिबंध, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। तीन बिंदु ए बी सी जिनके स्थिति सदिश क्रमशः स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी हों, समरेखीय होंगे यदि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी 0। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या आ गया, 0 आ गया। और ये 0, तो अब ये एक्सप्रेशन एरिया का एक्सप्रेशन देखा था आपने, तो क्या आ जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी
प्लस सी क्रॉस ए, ये बराबर 0 आ गया। यानी गिवन 3 पॉइंट्स ए बी सी हुज पोजिशन वेक्टर्स आर स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, वी कोलिनियर व्हेन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए इक्वल टू 0 और मॉड हटा दिया तो ये वेक्टर भी आपका 0। यानी 3 पॉइंट कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी जिनके पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी हैं समरेखीय होंगे यदि ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए बराबर 0 हो। एग्जाम्पल देखते हैं। यदि किसी समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं सदिशों 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप और i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप से निरूपित हों तो इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर्स दिस एंड दिस देन फाइंड द वेक्टर एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो ये तो आसान है। वेक्टर एरिया तो आप जानते हैं किसके बराबर होता है, क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर। तो बस मान लेते हैं ये साइड्स ए और बी हैं। माना दिए समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं स्मॉल ए और स्मॉल बी हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर ए जो पहली साइड है उसका नाम ए दे दिया आपने, क्या लिख दिया ये 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप और वेक्टर बी क्या लिख दिया आपने i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। ये दोनों ए और बी वेक्टर हो गए। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं तो एरिया आ जाएगा। अब ए क्रॉस बी कितना हो गया, i कैप j कैप k कैप। ये 3 2 1 1 माइनस 3 2। ये हो गया। सॉल्व कर लेते हैं। i टाइम्स कितना हो गया 4 माइनस माइनस प्लस 3 यानी कि 7i कैप, j 1 माइनस 6 यानी कि माइनस 5j कैप, k माइनस 9 और माइनस 2 यानी कि माइनस 11 k कैप। तो देयरफॉर मॉड ऑफ a क्रॉस b कितना आ जाएगा 7 स्क्वायर प्लस माइनस 5 होल स्क्वायर और माइनस 11 होल स्क्वायर। तो कितना आ गया ये 49 प्लस 25 प्लस 121 121 यानी कि 170 अंडर रूट 195 हो गया। तो 195 स्क्वायर यूनिट्स ऐड कर दिया 121 और 49 170 195 स्क्वायर यूनिट। तो जो समांतर चतुर्भुज का एरिया आया कितना आ गया, देयरफॉर दिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ गिवन पैरेललोग्राम अंडर रूट 195 स्क्वायर यूनिट वर्ग इकाई, जो भी यूनिट दे रखी होगी उसका स्क्वायर आ गया। तो ये एरिया की बात आ गई। अब लेते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जब विकर्ण दिए हों, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हेन डायगोनल्स आर गिवन। अभी तो क्या था, साइड दे रखी थी तो अपन एरिया लिख रहे थे। अब ये है अगर ये डायगोनल्स दे रखे हों, ये ओ ए या सी बी ये था और इसका एरिया कितना था वो अपन ने निकाला था, समांतर चतुर्भुज ओ ए सी बी का क्षेत्रफल ये आता है अपने पास ओ ए क्रॉस ओ बी। ये है, ये आपको पता है। लेकिन अगर अब क्या है, आपको ये दे दे, बजाय साइड्स देने के डायगोनल्स दे दिए। ये मैं नाम चेंज कर देता हूँ, ए बी सी डी। ये वेक्टर ए दे दिया और ये वाला वेक्टर आपको बी दे दिया।
डायगोनल्स दे दिए, तो पहले तो याद कर लो आप इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, इसके डायगोनल्स क्या क्या दे रखें, ए और बी, तो वो हो जाएगा हाफ ऑफ ए क्रॉस बी। किसके बराबर हो गया ये, 1/2। कैसे आ जाता है वो तो बाद की बात है, वो अभी अपन डिस्कस करेंगे। यानी कि ये आपका एक डायगोनल दे रखा है स्मॉल ए और दूसरा डायगोनल दे रखा है स्मॉल बी। अब ये डायगोनल दे दिए और आपसे कहा इसका एरिया लिखो, तो आप याद कर लें पहले कि हाफ ऑफ ए क्रॉस बी। अगर साइड दे रखी होंगी, ये वाली साइड ए, ये वाली साइड बी है, तब तो ए क्रॉस बी हो गया। यहाँ पे साइड नहीं लिखी है, स्मॉल पी मैं लिख देता हूँ। चलो, ये स्मॉल पी है, स्मॉल क्यू है, तब तो एरिया कितना आ जाता है, स्मॉल पी क्रॉस स्मॉल क्यू। लेकिन डायगोनल दे रखे हों तब हाफ ऑफ ए क्रॉस बी। कैसे आता है देखो, डिस्कस करते हैं। ये ले लिया आपने, वही पैरेललोग्राम बना लिया जो आपने अभी लिया था, ए बी सी डी। ये वाली साइड आपके पास हो गई स्मॉल ए साइड क्या डायगोनल, और ये आपने ले ली स्मॉल बी। मान लेते हैं अपन ये स्मॉल पी है और स्मॉल क्यू है, इसकी जो साइड्स है ना वो पी और क्यू ले लेते हैं। ये वेक्टर पी और ये वेक्टर क्यू, ये इसलिए ले ली क्योंकि पी और क्यू साइड है, उसका एरिया तो जानते हो आप। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल एरिया क्या होगा, ये आप जानते हैं पहले से, ए बी क्रॉस ए डी होगा, या पहले से जानते हैं, या कह दो पी क्रॉस क्यू होगा। अब लेकिन आपको तो कैसे निकालना है, डायगोनल्स की टर्म में डायगोनल दे रखें। तो देखिए पी और क्यू को ऐड करेंगे अपन, पी प्लस क्यू, तब तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ये आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज के नियम से, एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं से दो सदिश मापांक और दिशा सहित व्यक्त हों तो उनका मुख्य विकर्ण उनके योग सदिश को व्यक्त करता है, और द्वितीयक विकर्ण, अच्छा जब अपन ने डायरेक्शन वो बी ए ऐसे बनाया था, मैंने डायरेक्शन चेंज कर दिया, तो अपन ऐसा करते हैं फिर P माइनस क्यू की जगह Q माइनस पी कर देते हैं। Q माइनस पी बराबर B है। ये इस फिगर से आ गया। अपन ने जब A माइनस बी निकाला था वो DB इस तरह से आया था, अपन ने डायरेक्शन चेंज कर दी है, तो BD किसके बराबर हो गया, ये Q माइनस पी के बराबर हो गया। तो अब अपन क्या करते हैं, A और B के पदों में निकालना है, तो यहाँ से इनको ऐड कर दें। जोड़ने पर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, दोनों को P कैंसिल आ जाएगा, तो 2Q बराबर तो आएगा आपके पास A प्लस बी, और इससे इसको घटा दें तो यानी कि 2P बराबर आएगा A माइनस बी। वहाँ आपको P और Q दे रखे हैं, तो P बराबर कितना हो गया, A माइनस बी हो गया। तो यहाँ लिख देते हैं P बराबर हाफ ऑफ A माइनस बी क्रॉस, और Q बराबर क्या आ गया, हाफ ऑफ A प्लस बी, और मॉडुलस लगा दिया। हाफ हाफ है उसको तो अपन ने मल्टीप्लाई करके 1/4 लिख दिया। और देखते हैं A क्रॉस A करेंगे वो 0 हो जाएगा, फिर आएगा A क्रॉस B। अब माइनस B क्रॉस A और माइनस B क्रॉस B करेंगे वो 0 हो जाएगा। माइनस B क्रॉस A को फिर अपन क्या लिख दें, A क्रॉस B, तो कितना हो गया ये 2 टाइम्स A क्रॉस B, और 1/4 बाहर है तो 2 कैंसिल हो गया, तो हाफ ऑफ A क्रॉस B आ गया। यानी फाइनली जो आपने याद किया था वही वाला रिजल्ट आ गया। समांतर चतुर्भुज ABCD दे रखा है आपको, AB साइड और AD साइड पता हो तो अपन एरिया पहले से जानते थे, लेकिन अब आपको क्या है, डायगोनल्स दे दिए AC और BD। AC और BD किससे दे रखे हैं, वेक्टर्स A और B से। तो एरिया कितना है आपको लर्न करके रखना है, हाफ ऑफ मॉड ऑफ A क्रॉस B। इसी को दोबारा पढ़ लेते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जब विकर्ण दिए हों, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसके विकर्ण A और B हों किससे व्यक्त होता है, हाफ ऑफ A क्रॉस B का मापांक इससे व्यक्त होता है। तो अब आप ये लर्न करके रखेंगे।
तो ये विकर्ण दे रखा हूँ, कई बार क्वेश्चंस पूछ लेते हैं और उसको फॉर्मूले के रूप में भी पूछ लेते हैं। तो इस तरह से ये दो सदिशों के सदिश गुणन की बात हुई, उनका आपने ज्योमेट्रिक मीनिंग देखा, ज्योमेट्रिक मीनिंग और उनकी प्रॉपर्टीज़ देखी। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं और बाकी फिर अगली क्लास में लेते हैं। सभी को नमस्कार।